अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ स्कीम 33 सेक्टर 15A। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम फैल्कन रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब अली मखदूम साहब, जो कि CEO हैं फैल्कन रियल एस्टेट, और साथ ही साथ आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं सिट्रा के, जिसको हम स्कीम 33 रियल्टर एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से, और इस वक्त स्कीम 33 में प्रॉपर्टी के हवाले से क्या अपडेट्स चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है, खैरियत है? और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? 20 सालों से ये काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट का। अच्छा, यहाँ की मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, स्कीम 33 की जो मार्केट है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मैं यहाँ पर 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और प्लॉट्स की कीमतें क्या चल रही हैं? 50 लाख रुपए से तकरीबन 1.5 करोड़ तक का 120 गज का प्लाट है, और 200 गज का प्लाट जो है वो 1 करोड़ से लेके और तकरीबन 3 करोड़ तक का प्लाट है। 400 गज का प्लाट जो है यहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके तकरीबन 4 करोड़ 5 करोड़ तक का है। मकान जो है वो यहाँ पर 120 गज का तकरीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ से स्टार्ट है, और जाके 3 साढ़े 3 करोड़ तक का 120 गज का है, और 200 गज का या 240 गज का जो है तकरीबन 3.5 करोड़ 4 करोड़ से 5 करोड़ तक का वैल्यू है, और 400 गज जो है वो तकरीबन जो है 4 करोड़ से लेके और 8 और 10 करोड़ तक के भी यहाँ पर रेट हैं। फ्लैट जो है 2 बेड लाउंज का तकरीबन 40 लाख से स्टार्ट है, और 70-75 लाख रुपए तक का 2 बेड लाउंज है, और 2 बेड डीडी जो है वो तकरीबन 80 लाख रुपए से 75 से स्टार्ट है, और तकरीबन 1.5 करोड़ तक के रेट हैं, और 3 बेड डीडी का 1.25 करोड़ से स्टार्ट है, और तकरीबन जो है वो 2 करोड़ तक के 2.5 करोड़ तक के भी यहाँ पर 3 बेड डीडी के रेट हैं। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? स्कीम 33 एक ऐसी स्कीम है जिसमें तकरीबन 300 के करीब जो है वो रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ हैं, और यहाँ पर हज़ारों प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं। तो यहाँ के अलावा हमें काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेज़ी आई? देखिए, जैसे ऑनलाइन पोर्टल है और इसी तरह अभी ई रजिस्ट्रेशन है, इसके आने से जो है बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहले ये होता था कि एक काम जो है हमारा 6 महीने में, 4 महीने में, मिसाल के तौर पर एक सेल डीड हमें मिलती थी 6 महीने में, अभी वो 1 हफ्ते में सेल डीड हमें मिल जाती है होके। अच्छा, आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें भी बढ़नी चाहिए या वही रहनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि जब मटेरियल बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ती है, तो मकान की वैल्यू भी बढ़ती है। रियल एस्टेट की फील्ड में एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम है? एक रियल एस्टेट एजेंट ही किसी सोसाइटी की खामियां और खूबियां बताता है, तो रेट सबसे बेहतर वो जानता है, तो अपने क्लाइंट को वो बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाता है। इससे दोनों का फ़ायदा होता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होती है, सोसाइटी में आबादी भी बढ़ती है, और एक क्लाइंट को अच्छी चीज़ मिलती है। अच्छा, कोई भी मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले उस सोसाइटी को देखना चाहिए कि उस सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, उस सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके पास प्रॉपर एनओसियाँ हैं, और उस पर कोई बैन तो नहीं है, कोई ट्रांसफ़र वगैरह के कोई इश्यूज़ तो नहीं है, वहाँ 2 नंबर फाइलें तो नहीं सेल हो रही। तो इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है, तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है ना कभी कोई टोकन जो है किसी का फॉरफिट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि ना हमने कभी डबल लिया है किसी से, ना किसी का टोकन जो है हमने कभी कोई फॉरफिट किया है। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के 2 खरीदार हों और दोनों ही पसंद हो कि यार यही वाला मकान या फिर यही वाला फ्लैट हमें चाहिए? जिस पार्टी की ज़्यादा ऑफर होती है, जाहिर सी बात है कि वो मकान ले जाता है। एक आम शख्स अगर कभी अपनी ज़मीन बेचने खड़ा होता है तो वो सोचता है यार मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ वो मिट्टी है, आप लोग जो चीज़ बेच रहे हैं वो सोना है। जो बेचने वाला होता है वो हमेशा यही सोचता है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा पैसों में बिके, लेकिन उसको जो मार्केट से रेट मिलता है वो कम मिलता है, तो वो यही फील करता है। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि किसी भी फील्ड में कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से स्कीम 33 का इलाका कैसा है? कराची में पूरे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, जगह है। स्कीम 33 में टोटल जितनी भी कराची की आबादी है उनके लिए यहाँ हमारा स्कीम 33 में जगह है, अपॉर्चुनिटी है कि 40-50 लाख से स्टार्ट होके 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद पोर्शंस का जो एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक सोसाइटी है या एक एरिया है जहाँ पर 50 घरों की गुंजाइश है, और वहाँ पर अगर 50 घरों को का पानी दिया गया है, 50 घरों का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज और बिजली और गैस दी गई है, अगर हम उस पर 5000 घर बना देंगे तो जाहिर सी बात है सीवरेज का भी मसला आएगा, पानी का मसला भी आएगा
और जो है उस पर बिजली का इशू भी आएगा। तो ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना ज़रूरी है? पूरी दुनिया में तो फाइलर की कैटेगरी है, नॉन फाइलर की कैटेगरी तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ फ़ायदा ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने जो फाइलर हैं उनको उसका इंसेंटिव देती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है नॉन फाइलर की कैटेगरी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि फाइलर को वो बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि फाइलर होना ज़रूरी है, फाइलर होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? देखें, गवर्नमेंट जो है ना वो जिस तरीके से रियल एस्टेट को ट्रीट करना चाहिए उस तरीके से अभी तक नहीं किया गया है। जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर का रेमिटेंस है वो पाकिस्तान में आता है रियल एस्टेट के थ्रू, तो इससे खुशहाली आती है मुल्क में। बाहर से जब पैसा आएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी तो इससे खुशहाली होगी। अगर रियल एस्टेट सेक्टर को गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पैकेजेस और ऐसी आसानियाँ पैदा करेगी तो इसमें सब बाहर के लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर हजरात को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? अब बिल्कुल पहले बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात आती थी कि एक सेल हम जो इसे कराते थे यहाँ पावर या सेल तो उस पर जो है 6-6 महीने लग गुजर जाते थे, बल्कि बाद औक़ात तो हमें साल भी लग जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ई रजिस्ट्रेशन के आने से हमें जो है वो 1 हफ्ते में सेल मिल जाती है, तो अभी काफ़ी पहले के मुकाबले में अब काफ़ी बेहतर है। अच्छा, आम तौर पर आपको बिल्डर प्रोजेक्ट में ज़्यादा फ़ायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीज़ें होती हैं? देखिए, हम तो ज़्यादातर जो है ना कमीशन पे काम करते हैं, तो हमारे लिए तो दोनों साइडें ही बेहतर हैं। अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ से भी हमें जो है ना एक अच्छा पैकेज मिलता है, और अगर सोसाइटियों में काम करते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा पैकेज मिलता है। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशंस वगैरह बनती जा रही हैं, तो क्या लगता है उनको उनके मकासद हासिल हो रहे हैं या ये सिर्फ कागज़ के हद तक ही महदूद है? जो एसोसिएशन अभी बनी है तो वो हर एसोसिएशन अपने रियल्टर्स के लिए काम कर रही है। तो पहले तो कोई पहचान ही नहीं थी रियल एस्टेट एजेंट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि एसोसिएशंस के आने के बाद जो है इदारों में जो है वो सुनी जाती है, वहाँ पर भी एक पहचान हुई है। आल कराची रियल्टर एसोसिएशन ने एक लेजिस्लेशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट को पेश किया है। उसमें बुनियादी जो ज़रूरतें थी, यानी जैसे हम जब से काम कर रहे हैं तो 2% हम सुनते हुए आए हैं कि भाई 2% कमीशन जो है ना वो मिलता है, लेकिन पार्टियां 2% कमीशन देती नहीं है, 1% ही देती हैं ज़्यादातर। तो अब यह है कि एक कानून बनने जा रहा है, वो भी एक आल कराची रियल्टर एसोसिएशन के थ्रू मिनिमम 2% कमीशन मिलेगा एक रियल्टर को, और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2% है। और उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे एक पार्टी जो है एक घर या एक प्लाट जो है वो बेचने के लिए एक स्टेट वाले को देती है, और उसके बाद एक बंदा मेहनत करता है और दूसरे स्टेट वाला उसको जो है दूसरे दिन वो सेल करके और कमीशन ले लेता है। लेकिन अब ये कानून बनने जा रहा है कि जो सेलर होगा 1 महीने तक बाउंड रहेगा एक रियल एस्टेट एजेंट से। 1 महीने में अगर वो बेच सका तो ठीक है, वरना 1 महीने के बाद वो दूसरे स्टेट पे लिखवाएगा वो मकान। बतौर चेयरमैन सिट्रा आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? किसी भी रियल एस्टेट को रन करना, चलाना एक जिम्मेदारी का काम है, और उस पर जिसका जितना बड़ा ओहदा होता है उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। तो जाहिर सी बात है एज ए चेयरमैन मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो मैं भरपूर कोशिश करता हूं अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी करने की। सिट्रा एसोसिएशन की पिछले 5 सालों की कारकर्दगी क्या रही? देखिए, सिट्रा एसोसिएशन जैसे ही एसोसिएशन हमारी बनी तो यहाँ पर जो है ना, जैसे कोरोना के मामलात आए तो कोरोना में हमने राशन भी बांटा, हम एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने मेडिसिन और कुछ काफ़ी सारा कैश भी दिया। उसके बाद हमने एक हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, जो हमने 5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल जो है लोगों को दिया। उसके बाद जो है उस पर एक एजुकेशन का प्लान भी हमने दिया। कुछ टाइम पहले एक ऐलान किया था कि अगर किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी यानी कोई काम नहीं है तो एसोसिएशन जो है ऐसे लोगों की जो हेल्प करेगी और उनको अपॉर्चुनिटी देगी, उनको काम देगी। तो वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है इस पर काम। अच्छा, फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फ़र्क है? फ्लैट और अपार्टमेंट में ये फ़र्क है कि अपार्टमेंट जो है वो लग्जरी होता है और फ्लैट जो है वो एक महदूद स्क्वायर फीट पे होता है। आप जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें आप मटेरियल किस लेवल का इस्तेमाल करते हैं? काम अच्छा हो, उसको देख के दूसरा क्लाइंट भी हमारे पास आए, तो जाहिर सी बात है यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन हम जो है वो करें। अच्छा, बाज़ एस्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने जो अपना कमीशन मार्जिन या तो बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल गिरा देते हैं,
इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। जो भी स्टेट एजेंट है उसका हक है, वो अपने पूरे सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो कमीशन पूरा लेना उसका हक है। और ये कंपटीशन में कम कमीशन करना, आधा करना या बिल्कुल मार देना, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी हमारा रियल्टर भाई कमीशन लेता है तो वो बिल्कुल पूरा कमीशन ले। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? कराची की एक्चुअली आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड भी जो है वो बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से रेट भी जो है वो बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल एक आम आदमी के लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? देखिए, प्रॉपर्टी जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो प्रॉपर्टी का मुस्तकबिल जो है वो तो बड़ा फ्यूचर जो है ब्राइट है। इसकी वजह यह है कि जैसे आबादी बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे को बुनियादी ज़रूरत होती है घर की। कैसा लगता है जब आपके क्लाइंट्स और जो आपके दोस्त अहबाब जो कि इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनसे इतनी इज़्ज़त मिलती है, इतना प्यार मिलता है? हम पहले भी काम करते थे, लेकिन जब हम एसोसिएशन का हिस्सा बने तो हमें ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। मैं जो है वो पूरा हफ्ता काम करता हूँ रेगुलर। सुबह आता हूँ यानी 2 बजे 1 बजे आ जाता हूँ, फिर रात 10-11 बजे तक। लेकिन फ्राइडे मेरा कमिटमेंट होता है मेरी फैमिली के साथ और मैं वो कभी नहीं तोड़ता। फ्राइडे को मैं अपनी फैमिली को ही टाइम देता हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। जितने भी हमारे रियल्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो इसमें अभी आए हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। मैं उनको मशवरा दूंगा बिल्कुल इसमें काम करें। और जो हमारे दोस्त इसमें काम कर रहे हैं तो वो भी ना घबराएं, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह आती है। तो इंशाल्लाह ताला रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत अच्छा है। ईमानदारी के साथ, लगन के साथ मेहनत करें तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत जो है ना वो रहेगा नहीं करता। दूसरी बात यह है कि स्कीम 33 से क्योंकि मेरा बिलोंग है तो मैं तमाम जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि स्कीम 33 में आपके लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जो आपका बजट है आप स्कीम 33 में आएँ, हमसे मिलें। हम आपके बजट के मुताबिक आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अली साहब का कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही अपने आज के इस इंटरव्यू को यहीं पर तमाम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। फैल्कन रियल एस्टेट के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप इनके तमाम तरह प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि आपका कभी भी स्कीम 33 सेक्टर 15A प्रॉपर्टी लेन देन के हवाले से आना हो, आपने आना है तो सिर्फ फैल्कन रियल एस्टेट पर आना। ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।